जय श्री कृष्णा। मैं नीलेश जोशी। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूंगा आपके साथ। आप सबको विदित तो है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं या करते भी होंगे तो शायद मेरे परिचय में नहीं होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो आज की तारीख में दिन प्रतिदिन जो एक मनुष्य को कोई कैंसर होता है ना, तो उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन ज्यादा करके बिगड़ती जाती है और लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जब भी उसको मृत्यु की ओर लिया जाता है या मृत्यु की ओर जा रहा है, बराबर है। फोर्थ स्टेज हो जाता है तो डॉक्टर भी मना कर देते हैं, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, अभी इनकी मृत्यु ही उनका आखिरी वो है। तो अभी मुझे लगता है कांग्रेस वो है ना, जो कैंसर का लास्ट स्टेज होता है ना, वो स्टेज पे है ऐसा। तो कांग्रेस की ऐसी हालत की तरह एक दफा तो वो भारत की अग्रगण्य पार्टी थी, हाँ, और हिंदुओं को भी लगता था कि हमारी पार्टी है, लेकिन फिर बाद में ऐसा कैसा हुआ। तो मेरा ये आंकलन है, मेरा ये मानना है। अगर आपको इसमें कोई मेरी कमियां त्रुटियां क्षतियां नजर आए तो आप मुझे बताना, मैं करेक्ट कर लूंगा अपने आप को। जब तक लोकमान्य तिलक का ये विचारधारा चल रही थी तभी तो लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं के प्रति जागृत है, हिंदुओं के हित के प्रति जागृत है। लेकिन जब जिना का उदय हुआ, महात्मा गांधी जिसको जो बोलते हैं लोग, मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से आए और धीरे धीरे उसकी विचारधारा प्रचलित होने लगी। और जब लोकमान्य तिलक का अवसान हुआ तो गांधी जी कांग्रेस पे छा गए। 23 में मेरे ख्याल से गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। जैसे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उनकी और सावरकर जी की विचारधारा बहुत सामने आमने आने लगी। और सावरकर जी ने एक दफा बोला भी था कि मुस्लिमों के लिए तो मुस्लिम लीग है, ठीक है, कांग्रेस हिंदुओं के लिए थी, लेकिन सही में कांग्रेस हिंदुओं के लिए है कि नहीं है। तो उसने फिर हिंदू महासभा का संगठन चालू किया, ठीक है। एनीवे, तो उनको लगा था कि हिंदुओं के हित की अवहेलना हो रही है। तो कांग्रेस ने क्या किया गांधी के बाद, तो जैसे कोई भी छोटी मोटी बातें होती थी, तो मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। जब ये मोपला कांड हुआ तो गांधी ने कुछ भी हिंदुओं के पक्ष में बोला नहीं, लेकिन मुसलमानों के पक्ष में बोला। नोआखली में जब ये डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया गया, जिना और सोहराबुद्दीन क्या जो भी था बंगाल का, उस टाइम यूनाइटेड बंगाल था जिसमें बांग्लादेश और आज का बंगाल भी आता था और दूसरी उड़ीसा वगैरह भी आते थे उसमें। तो उसने दिया जब भी डायरेक्ट एक्शन का बहुत हिंदुओं की कत्लेआम हुई, तभी भी गांधी ने हिंदुओं के फेवर में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन नहीं होगा। और तीसरी बात है खिलाफत। खिलाफत क्या है? खलीफा जो होता है इस्लाम का सर्वश्रेष्ठ होता है, वो लास्ट खलीफा जो उसका था टर्की का था। तो ओटोमन एम्पायर खलास हुआ तो खिलाफत का उसके साथ साथ खलास हो गई। तो बहुत से टर्की के मुसलमान, दूसरे मुसलमान ने सोचा कि खिलाफत की हमको वापस शुरुआत करनी चाहिए, तो आंदोलन हुआ। उसमें भारत को क्या था, लेकिन भारत के मुसलमान को खुश करने के लिए गांधी ने इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट चलाई। वो किसी को समझ में नहीं आने वाली बात थी। कहीं कहीं ये जो बातें होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जवाहर का प्रभाव बढ़ता गया। कैसे बढ़ता गया कि जब अंग्रेजों के पास से ट्रांसफर ऑफ पावर होना था, तभी ये नक्की हुआ था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो कुछ 15 वोट थे, उसमें से इलेक्शन हुआ तो 3 उम्मीदवार थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहर था और आचार्य कृपलानी थे। तो सरदार पटेल को कुछ 12 या 13 वोट मिले, आचार्य कृपलानी को 1 या ऐसा कुछ वोट मिला और जवाहर को भी 1 या 2 वोट मिले, ऐसा कुछ था। तो गांधी जी ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूर किया कि वो अपना उम्मीदवारी पत्र वापिस ले ले, ताकि जवाहर प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस का और बाद में जवाहर भारत का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। बन गया। उसके बाद दिन प्रतिदिन आप देखो, जो भी एक्शन आप इतिहास में पढ़ते जाओ, और इतिहास भी तो हमारा सच्चा इतिहास तो हमसे छुपाया गया है। क्यों मालूम है? हमारा जो शुरुआती दौर था उसमें हमारे शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुआ करते थे। तो मुस्लिमों ने मुगलों को और इस्लाम को ग्लोरीफाई करने के लिए जो हिंदुओं की अच्छी अच्छी बातें थी या निकाल दी या छुपाई गई हमसे, और मुसलमानों को ग्लोरीफाई करके बताया गया। जैसे एक ही एग्जाम्पल से मैं रुक जाऊंगा, लंबा नहीं करूंगा, कि बाबर से जो शुरुआत हुआ मुगलों का भारत में, तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ऐसे करके लंबी करके आपको बहादुर शाह जफर तक लेके आते हैं, राइट। लेकिन शिवाजी का पुत्र कौन था या शिवाजी के पिताजी कौन थे, वो हमको आज भी किसी को नहीं मालूम है। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे या पुत्र कौन था, ऐसा कैसे ही हुआ। पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या विक्रमादित्य थे, उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया। और साउथ के जो बड़े बड़े एम्पायर हुए थे, जो विजयनगर एम्पायर था या दूसरे एम्पायर थे, उसके बारे में भी हमको नहीं पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया? कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू ग्लोरीफाई हुए, राइट। तो धीरे धीरे करके ऐसा हमारे मन में एक
मानसिक दशा डाल दी गई कि हम तो गए गुजरे लोग हैं, हमारा में कुछ नहीं है, मुसलमान बहुत बोलिए बहादुर है, मुसलमान बहुत बहादुर थे, और बाद में ये किया वो क्या कुछ भी नहीं किया था। एनीवे, हाँ, तो ये सिलसिला चालू रहा। इंदिरा गांधी ने तो उसको जोर से नहीं पाया, आगे बढ़ाया। हाँ, और उसने तो 72 या मेरे ख्याल से उस टाइम कुछ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर वर्ड भी डाल दिया, ना पार्लियामेंट में ठहरा पसरा ना कुछ भी हुआ, ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि उसकी जो हुक्म ही चलती थी और वही जो करती थी वही होता था। हाँ, उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा राजीव गांधी आया। हाँ, तो लोगों ने देखा कि मुसलमान को जो हम अपीजमेंट करेंगे तो मुसलमान का एन ब्लॉक वोट हमें मिलेगा, और हिंदुओं को जातियों में बांट देंगे, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये यादव है, ये फलाह है, ये ढिकना है, तो हिंदुओं के वोट बढ़ जाएंगे, तो हम इलेक्ट होते रहेंगे। यही होता रहा। इन बिटवीन फिर बाद में जनसंघ जो भाजपा बना, या जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के कुकर्मों की वजह से उनको 77 में डिफीट किया, लेकिन वो लंबा नहीं चला। थोड़े ही टाइम में आपसी झगड़े में जनता पार्टी टूट गई और भाजपा उसमें से अलग हुआ। उस टाइम का जनसंघ अलग हुआ, और जब भाजपा ने, अब जनसंघ ने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रख के आगे बढ़े, तो धीरे धीरे करके आते हुए कभी 2 सीट थे तो उसकी मस्करी की जाती थी, लेकिन भाजपा एक सॉलिड फुटिंग पे, और भाजपा को इनसाइड सपोर्ट था आरएसएस का, और आरएसएस अच्छा ग्राउंड वर्क करती थी। ठीक है, तो ये करते 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 कुछ मेरे ख्याल से वाजपेयी की सरकार आई। हाँ, और उसको 13 दिन में ही गिराया गया जयललिता के एक वोट से। फिर बाद में वाजपेयी वापस इलेक्टेड हुए, तो थोड़ा टाइम चला और लगा कि भाई देखो अभी इंडिया साइनिंग है, तो 2004 का इलेक्शन हुआ, भाजपा और कॉन्फिडेंट थी, लोगों ने वोटिंग करने के लिए नहीं गए कि भाजपा तो इलेक्ट होने वाली है, तो हार गई। और 2004 से लेकर 2014 का सबसे मैं भारत के इतिहास में अंधकार युग समझता हूं। क्यों अंधकार युग समझता हूं? कि भारत को लूटा गया, जो तरीके से लूट सकते थे लूटा गया, राइट। और मुस्लिमों को अपीजमेंट करने में एक एग्जांपल मैं आपको देने गया कि शाहबानो केस में जब भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए उसके पतिदेव ने, लेकिन ये सरिया के खिलाफ था। तो राजीव गांधी ने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में, तभी तो उसकी एब्सोल्यूट बहुमति थी, मेजोरिटी थी जो, तो पास किया और शाहबानो केस को दिया। उसी टाइम आरिफ मोहम्मद खान जो उनके कायदा मंत्री थे या कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो भी थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, उसने रिजाइन कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत बड़ा आगे जाके प्रॉब्लम होगा। फिर बाद में ऐसे किया गया कि वो हिंदू तो क्या नहीं, ये यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, वो लोग राज करने लगे। बिहार में ये लालू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, और बंगाल में कम्युनिस्ट था, उसके बाद तृणमूल आई, और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके वो राज करने लगे, यानी क्षेत्रीय पार्टियां जोर पकड़ने लगी। लेकिन सबका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिमों का जितना हो सके इतना अपीजमेंट करो ताकि हमको मुस्लिमों का वोट मिले। हाँ, इसमें लेटेस्ट एडिशन है अरविंद केजरीवाल, जो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। हाँ, तो किसी ने भी नहीं छोड़ा अपनी ताकत मुसलमानों को अपीजमेंट करने के लिए, पूरी छोड़ दी। और मुसलमान बेचारे हैं या समझते नहीं है क्या है मालूम नहीं, वो अपना विकास नहीं किया। आज भी मुसलमानों में एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है। ये ट्रिपल तलाक हुआ है, उसके पहले महिलाओं का बहुत वो होता था। हाँ, थोड़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि कांग्रेस हमारा दोहन कर रही है, अपीजमेंट करके हमको वो कर रही है, पिछड़ा रख रही है। एनीवे, तो मेरा ये मानना है कि इसका फल अभी कांग्रेस भुगत रही है। हिंदुओं को तो ऐसा, मोस्ट ऑफ द हिंदुओं को ऐसा हो गया कि कांग्रेस हमारी विरोधी पार्टी है, हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। और उसमें कॉफिन में लास्ट नेल लगने वाली थी जो राम जन्मभूमि का हुआ, तो जो कोर्ट में केसेस चलते थे, हर बार कांग्रेस जाके मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी रहती थी, राम को काल्पनिक बताती थी, राम शत्रु को काल्पनिक बताती थी। तोड़ने के लिए सोनिया गांधी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, उनके वकील कपिल सिब्बल या दूसरे कोई लोग थे, मालूम नहीं कौन था, लेकिन दिया था। ठीक है, ये कामयाब नहीं हुए। कोर्ट में से फैसला आया, राम जन्मभूमि का निर्माण चालू हुआ। जब भी राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने का था, तभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट है जो, उसने सबको इनवाइट किया, क्योंकि वो तो भारत का, हिंदुओं का सबका था, राम जन्मभूमि किसी एक का नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने ये बहाना बना के ये तो बीजेपी का है और उसका बॉयकॉट किया। ठीक है, बॉयकॉट किया। तो कांग्रेस के अंदर बहुत से ओरिजिनल हिंदू जिसकी विचारधारा हिंदू रही है, लेकिन कोई भी मजबूरी में या कांग्रेस को फायदा, अपना नॉट फायदा, सपोर्ट करते थे, लेकिन वो लोग ने विरोध करके कांग्रेस छोड़ना चालू किया। वो एक जो अभी कोई पूरा नाम वल्लभ है जो कोई, उसने छोड़ा। अर्जुन भाई मोढवाडिया जो हमारे पोरबंदर से, वो गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसने भी ये मामले पे विरोध छोड़ा। और बहुत से दूसरे लोग हैं कि जिसने ये राम जन्मभूमि का विरोध किया था कांग्रेस के, वो मामले में कांग्रेस छोड़ दी। और आज की तारीख में कांग्रेस की हालत और दिन ब दिन पतली हो रही है। मेरा ये मानना है, मैं कोई राजकीय पंडित भी नहीं हूं, ना साइकोलॉजिस्ट हूं, ना मुझे कोई ज्ञान ज्यादा है, लेकिन एक अंदर से आवाज आती है कि कांग्रेस को 40 सीट भी मिले न तो बहुत 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 भाग्यशाली होंगे। और मेरे ख्याल से माँ बेटे ने तो पहले से हार स्वीकार कर ली है।
सोनिया गांधी ने राज्यसभा से जाना पसंद किया, वो लोकसभा नहीं लड़ेगी, जो उसकी परंपरागत सीट है रायबरेली की। और अमेठी से राहुल गांधी एक दफा तो हार चुके हैं इनसे, स्मृति ईरानी जी से। हाँ, वायनाड चलेगी, अभी वायनाड में भी लगता है हारने वाले हैं राहुल गांधी। हाँ, तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसको समझदारी दे। हाँ, और ये उसका एक आत्मबल को मैं दाद देता हूं कि बार बार फेल होने के बाद भी वो आदमी मैदान नहीं छोड़ता, अभी भी डटा रहा है। एनीवे, जो भी है वो भी है। हाँ, ये तो आलू में से सोना बना देंगे तभी मालूम नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक दिन तो मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगे नहीं, अपना प्रयोग करके ही रहेंगे और बना पाएंगे कि नहीं सोना मालूम नहीं। लेकिन हाँ, आलू में से अच्छी क्रिप्स बनती है और चिप्स बनती है, वो जो मैं बहुत दफा बनाता हूं। आपका खूब खूब धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसमें कमेंट में लिखना, मेरी गलती कमियां सत्या त्रुटियां नजर आए तो वो बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे लोगों को बताइए। आपका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।